mostly about oil and natural resources. Venezuelan oil. Who cares? It's about oil. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में चल रहे युद्धों और संकटों के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है? रशिया यूक्रेन से लेकर ईरान तक, बांग्लादेश से लेकर सीरिया तक, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक विशाल जियोपॉलिटिकल चेस गेम के मोहरे हैं, जहां दो महाशक्तियां अमेरिका और रशिया अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया को अपना खेल का मैदान बना चुके हैं। 24 फरवरी 2022 ये वो दिन जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और पूरी दुनिया बदल गई। ये दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये अमेरिका और रशिया के बीच नाटो को लेकर चलती आ रही टक्कर का एक परिणाम था। 1990 में नाटो के पास केवल 16 देश थे और आज 32 हैं। रशिया को लगा कि उसकी सीमाओं तक अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है। यूक्रेन यूएसएस लाइन पर था, जो रशिया कभी क्रॉस नहीं होने देना चाहता था। लेकिन असली खेल रिसोर्स का है। यूक्रेन के द्वारा यूरोप में जाने वाली गैस पाइपलाइंस, ब्लैक सी में स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स और बिलियन डॉलर की खदानें, ये सब इस युद्ध के पीछे छुपे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है। और इसका असर ये पड़ा कि दुनिया भर की खाने की चीजें और एनर्जी की कीमतें आसमान छू गई। ये सिर्फ यूक्रेन का संकट नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर एक हमला था। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां इन महाशक्तियों का खेल एक खतरनाक रूप ले चुका है। 2011 में शुरू हुई सीरिया की सिविल वॉर आज तक चल रही है। ये सिर्फ बशर अल असद और उनके लोगों के बीच की लड़ाई नहीं थी। अमेरिका ने रेबल्स को सपोर्ट किया और रशिया ने असद को। ईरान ने अपनी फोर्सेस भेजी और तुर्की ने अपना इंटरेस्ट डिफेंड किया। सीरिया एक्चुअली एक प्रॉक्सी वार बन गया, जहां सुपर पावर्स ने सीधे लड़ने के बजाय लोकल ग्रुप्स के थ्रू अपना प्रभाव बढ़ाया। और इसका नतीजा 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। इराक की कहानी तो याद ही होगी आपको, जब 2003 में अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर हमला किया। वेपन्स मिले नहीं, लेकिन अमेरिका को ऑयल फील्ड पर कंट्रोल मिल गया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल बैठा और $2 ट्रिलियन खर्च किया। क्यों? आतंकवाद के खिलाफ या सेंट्रल एशिया और चाइना के सीमाओं पर अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाने के लिए। 2021 में जब अमेरिका भागा, तालिबान फिर से पावर में आ गए। 20 साल का खेल खत्म। अब बात करते हैं अपने पास के देशों की, जहां यही जियोपॉलिटिकल गेम्स खेली जा रही हैं। बांग्लादेश में रिसेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कोई आकस्मिक घटना नहीं है। चाइना और इंडिया दोनों इस देश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल का गेटवे है, ट्रेड रूट्स और नेवल डोमिनेंस का की पॉइंट। चाइना अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के थ्रू पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। इंडिया अपने सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर नर्वस है और बीच में बांग्लादेश की जनता, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी झेल रही है। नेपाल जो हिमालयाज में छुपा हुआ लगता है, असल में वो चाइना और इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, इंडिया अपना ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस खो रहा है और नेपाल की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों इसकी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग घटना अभी फिलहाल हुई है वेनेजुएला में। 3 जनवरी 2026 सुबह 2 बजे, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स किया और प्रेसिडेंट मेड्यूरो को उसके कमांडो पकड़कर न्यूयॉर्क ले गए। ये कोई फिल्म नहीं, रियलिटी है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ये लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन था नार्को टेररिज्म चार्ज के लिए, लेकिन असली कहानी कुछ और है। वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, 303 बिलियन बैरल्स, जो ग्लोबल रिजर्व का 17% है। 1990s में वेनेजुएला 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता था, आज सिर्फ 8 लाख से 1 मिलियन। क्यों? इसका मेन रीजन है इकोनॉमिक कोलैप्स और इन्वेस्टमेंट में कमी। और ट्रम्प ने क्या कहा? यूएस ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में इन्वेस्ट करेंगी और उनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करेंगे। लेकिन यह ट्विस्ट है,
अमेरिका एनर्जी सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि अमेरिका वेनेजुएला का ऑयल इंडेफिनेटली कंट्रोल करेगा। 7 जनवरी को अमेरिका फोर्सेस ने 2 ऑयल टैंकर सीज कर लिए, इंक्लूडिंग जो एक रसिया फ्लैग के साथ चल रहा था, और उन्होंने कहा कि हम ये ऑयल बेचेंगे और इसका पूरा पैसा यूएस ट्रेजरी में जाएगा, फिर हम वेनेजुएला को शेयर करेंगे। मेड्यूरो एक डिक्टेटर जरूर था, लेकिन क्या उसे हटाने का यह तरीका सही है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बवाल मच गया। रसिया और चाइना ने डिमांड की मेड्यूरो को रिलीज करो। ब्राजील, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस सबने क्रिटिसाइज किया। लेकिन वेनेजुएला के अंदर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि मेड्यूरो गया, लेकिन कुछ लोग यूएस के इंटरवेंशन को संप्रभुता का उल्लंघन मानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये लैटिन अमेरिका में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा यूएस का मिलिट्री बिल्डअप है, और अगर वेनेजुएला अंदर से टूट गया, उसका ऑयल सप्लाई बंद हो गया, क्यूबा और रीजियन के दूसरे देश जो वेनेजुएला से ऑयल लेते हैं सब क्राइसिस में आ जाएंगे। वेनेजुएला से चलते हैं एक और ऑयल क्राइसिस की तरफ। ईरान 2026। ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, नेटवर्क सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि देश सिविल वार की कगार पर खड़ा है। ये अचानक से नहीं हुआ। ये 2018 में अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते रद्द कर दिए और ईरान पर प्रतिबंध लगाए। तब से ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। 50% से ज्यादा करेंसी की वैल्यू गिर गई। लोग सड़कों पर हैं। लेकिन असली पिक्चर और भी गहरी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कमजोर हो, मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव खत्म हो। इजराइल चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप न कर पाए। सऊदी अरब चाहता है कि शिया इन्फ्लुएंस कम हो, और ईरान जो दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई वाले रूट स्ट्रीट ऑफ हार्मुज पर बैठा है। अगर ईरान में सिविल वार होता है तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अब जब आप इन सब घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न दिखाई देता है। हर जगह, यूक्रेन हो, सीरिया हो, बांग्लादेश हो, वेनेजुएला हो या ईरान हो, 2 मेन प्लेयर हैं, अमेरिका और रसिया, लेकिन समटाइम्स चाइना भी शामिल हो जाता है। और ये सब क्या चाहते हैं? ऑयल, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स, नेवल बेसेस, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। युद्धों से वेपन इंडस्ट्री को $बिलियन का फायदा होता है। यूक्रेन में लाखों लोग मारे गए, सीरिया में करोड़ों लोग मारे गए, अफगानिस्तान, इराक में आम लोगों की जिंदगी खराब हो गई। वेनेजुएला में 8 मिलियन से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर चले गए, और अब ईरान भी उसी रास्ते पर है। ये ग्लोबल क्राइसिस किसी नेचुरल डिजास्टर का नतीजा नहीं है। ये केयरफुल खेले गए जियोपॉलिटिकल गेम्स हैं, जहां पावरफुल देश अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी दुनिया को बैटलफील्ड बना देते हैं। इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और हिडन हिस्ट्री, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेनेजुएला में इन्वेंशन हो गया और ईरान में इंटरनेट बंद है। जब तक हम इस गेम को समझेंगे नहीं, तब तक हम शिकार बनते रहेंगे। ईरान में जो हो रहा है वो कल किसी और देश के साथ भी हो सकता है। सवाल ये है कि ये जियोपॉलिटिकल गेम कब तक चलता रहेगा? बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।